बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज खबरों से पहले एक छोटा सा ऐलान कर दूं, अभी मैंने ट्विटर पे एक छोटा सा पोल करवाया जिसमें आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, सवालात हैं, वो सारे मिलाकर उसमें से सारे कंपाइल करके जो अगला इंटरव्यू आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, उसमें ये तमाम सवालात जो आपके इस वक्त तशवीश है वो आपने जरूर चेक करना है। आपका हक है कि आपको इन सवालात के जवाब मिले, पूरी कोशिश करूंगा। अब आज की जो खबरें हैं वो आपको बता दूं। काजी फायज साहब और 2 नंबर हुकूमत के जेली वजीर आजम ने एक बड़ी वारदात डाल दी है। कमीशन का सरबराह और कमीशन जो बनाया जा रहा है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस मुलाकात के बाद फिर एक फुल कोर्ट इजलास भी हुआ और जो जजेस और कमीशन का एक रुकनी बनाया गया तहरीक इंसाफ ने उसे मुस्तरद किया। आज साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ और 9 मई में खवातीन की दोबारा गिरफ्तारी और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात अभी अली मोहसिन नकवी से हुई, उस पर सोशल मीडिया में बड़ा अहम मामला। और PP93 से राजा मोहम्मद अफजल, जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल को टिकट मिला, वर्कर्स शदीद गुस्से में। ये टिकट किसने दिलवाया? ज़िमनी इंतखाबात में से मंसूख किया जाएगा या नहीं। 6 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का बड़ा शो तरावी के बाद और फिर इतवार के दिन पूरा एक बड़ा मैकेनिज्म से चला रहे हैं इमरान खान की रिहाई और आजाद अदलिया। लेकिन यहाँ मैंडेट चोरी का जिक्र ये क्यों भूल के जो इमरान खान बार बार कहते रहे। और वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा 3 साल के तैनाती मंजूर कर ली। और ब्लूमबर्ग की अभी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, खान के दौर में पाकिस्तान जो उभरती मईशत था, आज मिस्र के साथ तनज़ली की तरफ मईशत की जाती हुई एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई। लेकिन सबसे पहले आज जो मुलाकात काजी फायज और शहबाज शरीफ की, एक तस्वीर इन्होंने पहले जारी की मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। और याद रखें इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि जजेस के अहले खाना की नंगी और गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं, इसमें लोगों की रोती हुई शक्लें आनी चाहिए। ये मुस्कुराते हुए चेहरे सामने लाए। एतजाज हसन ने तो देखा इसका बड़ा आसान हल बताया कि चीफ जस्टिस का 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाकर उसके सामने खत रखे और जिस इदारे का नाम है उसके इंचार्ज को बुला के पूछे कि मामला क्या है। असूलन तो यही होना चाहिए, लेकिन ये मरहलावार उन्होंने वारदात क्या की, मैं बताता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती क्या है? इसमें एक तो चीफ जस्टिस, उसके बाद उसके नीचे सीनियर नंबर 2 और नंबर 3, फिर हाई कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें रहते हैं लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह के। अब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सॉरी जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत लगाई। काजी फायज के साथ को खत तो ये रखना चाहिए, या तो 13 रुकनी लार्जर बेंच, इसने फॉर्म 47 की बुनियाद पर नाजायज 2 नंबर वज़ीर आज़म को 1 रुकनी बेंच का सरबराह बना के कमीशन। अब यहाँ पे देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर कौन से केसेस थे और कौन सा दबाव था। इमरान खान से मुतल्लिक केसेस हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक है, या तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक। ये इस तरह के तीनों केसेस हैं। उन तीनों में फायदा किसे हुआ? बराह रास्त शहबाज शरीफ को। अब जिस शख्स को फायदा हो रहा है उसको बुला के 2 नंबर वज़ीर आज़म की सरबराही में, यानी उसके मुंतखब नुमाइंदे को इंसाफ फराहम करने के लिए एक रिटायर्ड जज को लगा रहे हैं। जिस मुल्क में हाजिर ड्यूटी जजेस की हालत ये हो, औकात ये हो, बेचारे महफूज ना हो, वहां रिटायर्ड जज की किसने बात सुननी? और ये मामला आपको याद होगा जब शौकत सिद्दीकी का जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी जज है, आपको याद होगा जब काजी फायज के पास ये केस था पिछले 2 हफ्ते पहले, उसकी शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात का हुक्म कह रहा था, उधर होना चाहिए था काजी फायज। आज अपने ही फैसले को पैरों तले दे दिया। और नजीर तार और अटॉर्नी जनरल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक बंदा रिटायर्ड जज, 1 रुकनी कमीशन, और इस कमीशन के भी पर कैसे काटे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन तय करेगा? काबीना। अब इन केसेस में जो होता है, जो अदालतों में चल रहे हैं, आपको पता है तहरीक इंसाफ के लोगों को या तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, या रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए, या इंतखाबी निशान छीना, मतलब तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां, कागजात छीनने, इलेक्शन से बाहर, मारा मारी, खान के सारे केसेस। अब इनमें जो भी बन के आई है काबीना, इसके नतीजे में 2 नंबर जाली काबीना वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगी। ऊपर से जुल्म देखें कि नाम कौन से आए। एक आया जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, जिन्होंने फौजी ट्रायल में, आपको याद होगा, मिलिट्री अदालतों को मंजूर किया, और दूसरा जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का। अब ये मामला इतना बड़ा है कि ये दबा नहीं सकते। तो ये वारदात इन्होंने क्या की कि खुद ही हम तहकीकात का ऐलान करें, खुद ही एक रिटायर्ड जज लगा दें और लोगों का मुंह बंद करने के लिए बाकी साफी, आपको पता है चापलूस ब्रिगेड, TC मास्टर बड़े बैठे हैं, वो खिदमत तो करेंगे, ये मामला पूरा कर देंगे। एक तरफ 6 हाजिर जज और दूसरी तरफ केस सुनने वाला रिटायर्ड जज, और फिर ये ऊपर से कहते हैं वो गैर जानिबदार भी हो और नेक नाम भी हो। सारी दुनिया जानती है सरदार तारिक मसूद जो है वो बराह रास्त नून लीग के जज है, उनके सारे फैसले आप उठा के देख लें। फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं पाकिस्तान में, मुझे गिनती के चंद जजेस के नाम पता होंगे जो बेहतरीन, बाकी तो सारे नेक नाम तो हो नहीं सकते। और काजी साहब ने फुल कोर्ट ऊपर से बुला के 2 घंटे की मुलाकात अपने साथी जजेस को, शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई वो तफसील से बताई। अब या तो काजी साहब की भी देखें, खुदा ना खासा कुछ बेडरूम की वीडियोस मौजूद है, शर्मिंदगी की वजह से वो लाते नहीं है सामने, और
शहबाज शरीफ के हालात आपको पता है, 5 दफा ये मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से घरों पर हमला कर चुका है। लाजमी सी बात है, इसकी भी कुछ वीडियोस होंगी। इसलिए ये एक तो वैसे भी कमजोर तरीन पाकिस्तान का वजीर आजम है, ऊपर से अदलिया के मामलात आपको पता है, ये वो अदलिया है जो डॉक्टर शीरी मजारी जब लापता हुई, गिरफ्तार हुई, तो इन्होंने मामले की इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज को दी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और माजी में जितने कमीशन बने हैं आप उठा के देख लें, चाहे वो ओजड़ी कैंप का हो, चाहे हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, बेनजीर कत्ल केस हो, इमरान खान का कातलाना हमला हो, मतलब एक तारीख भरी हुई है जिसमें कभी कमीशन बने, उनकी या तो रिपोर्ट ही नहीं आई या रिपोर्ट्स आई तो जिस बंदे ने इल्जाम लगाया, शिकायत लगाई, उसी को ऊपर उन्होंने रख दिया, उसी को धर लिया। काजी फायज जैसा बंदा जिसकी वजह से मामलात यहाँ पहुंचे, ये रिटर्निंग अफसरान, ब्यूरोक्रेसी से लेकर इंतखाबी निशान, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सारा नवाज शरीफ तायात ने ली, ये सारी वारदात इन्हीं की थी। अब शहबाज शरीफ और ये दोनों इतने ताकतवर हजरात हैं। अब शहबाज शरीफ बेचारा तो खुद इक्तिसादी कौंसिल की कमेटी में से फारिग कर दिया गया, वो अपने आप को वहां नहीं रख सकता। और इस वक्त इस्लामाबाद में आपको पता है सीडीए का एक चेयरमैन ये नहीं लगा सकता, कमिश्नर को नहीं हटा सकता, सेक्रेटरी दाखिला नहीं लगा सकता। और फिलहाल इसकी पोजीशन ये है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग जो ना कर सको वो रिटायर्ड जज लगा के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करेंगे और तहकीकात करेंगे। इससे बड़ा मजाक यकीन करें पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो। तहकीकात कराने वाले, मीटिंग करने वाले, देखे सवाल तो काजी साहब ये पूछना चाहिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक से पूछना चाहिए कि आपके सामने ये मामला 1 साल से मौजूद है, आपकी अपनी टीम के जो अरकान है वो शिकायत कर रहे हैं, अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं, आपने कितनी दफा इन जजेस को बुला के पूछा, तफ्तीश करवाई? उमर बंदियाल ने तो फिर कम से कम एक डीजी को बुला के मामला तो सामने रखा, यकीन दहानी तो कराई कि आइंदा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ही तबाही फेर के रख दी। और ये शिकायत अगर आप देखें तो असल बनती ही काजी फायज और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में, क्यों या तो ये लोग दबाव का शिकार है या फिर शर्मसार है या इनकी मजबूरियां हैं इन जजेस की तरह। अब तहरीक इंसाफ ने एक इंक्वायरी कमीशन रुकनी जो बनाया कि इसको मुस्तरद कर दिया, खान को भी आज इस मामले से अपडेट किया गया, इमरान खान ने अफसोस किया, खैर वो पहले भी कह चुके हैं कि ये मुझे क्या इंसाफ देंगे, ये तो खुद कैद में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का तो हाल ही है। जो जजेस दलेर है, आप देखें मियां गुल हसन, उसका नाम उस दबाव पे है। साइफर केस में आज उसकी रिमार्क सिर्फ सुन लें, सलमान सफदर ने आज जब दलाइल दिए कि ये डोनाल्ड डू और अमरीकी नाज़िमुल उमूर है एंजेला एगलर, उसके कहने पर खान को जेल में डाला। केस अमेरिका का है, अहम मामला है। असद मजीद ने साइफर भेजा, जब अदालत ने पूछा हसन साहब ने कि किस बुनियाद पे साइफर भेजा। अब साइफर में कोई साजिश की बात नहीं, प्रोसिक्यूशन के केस में कहीं भी ये जिक्र नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि साजिश क्या थी, क्या वजह थी कि साइफर भेजना पड़ा। तो वो कहते जी कौमी सलामती की मीटिंग भी बुलाई, अमरीकी स्पीकर को डिमार्च भी किया, साजिश का लफ्ज भी नहीं लिखा। ये सारा कुछ करने के बाद भी असद मजीद ने जो असल बयान था कि जी साइफर पे देखें, बात तो सारे करते हैं लेकिन किसी जगह भी आपने ये नहीं सुना कि साइफर भेजने की असल वजह क्या, क्यों साइफर भेजा गया। अमरीकी सेनेट कमेटियों में सवाल हो चुका है। इमरान खान का दौरा है रूस उसकी वजह बना, जिस पर मियां गुल हसन ने बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई वजीर आजम कहे कि मैं ईरान गैस पाइप लाऊं तो फिर आप उस वजीर आजम को क्या जेल में डाल देंगे, अमरीका कहेगा, उस पर FIR कर देंगे। ये इस तरह के रिमार्क्स बताते हैं कि जजेस इस केस को किस तरह देख रहे हैं। अबुल हसनात ने जो साइफर का ट्रायल कर रहा था, उसने कहा दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई तफसील मौजूद नहीं कैसे नुकसान पहुंचा। जज कह रहा है सादा सा केस है मियां गुल हसन। रिमार्क्स देखें और बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो मुझे समझ आता है क्यों दबाव उस पर, कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने एक पैगाम भेजा कि साइफर डिडंट गो वेल, उसके बाद वजीर आजम और वजीर खारजा दोनों को जेल में डाल के इन्हें खुश कर दें। उसके बाद जो मिलता जुलता पैगाम जो जलसे में कागज था, जिसका आजम खान को भी नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को भी नहीं पता, ना तो आजम खान ने देखा वो क्या है जो इमरान खान ने लहराया, ना इन्हें पता है। आजम खान खुद अपने बयान में कह रहा है कि इस कागज के अंदर क्या था वो क्या पता, खाली कागज हो। प्रोसिक्यूशन तो साबित ही नहीं कर सकी वो साइफर था, तो इसलिए केस तो बनता ही नहीं। देखिए केस बड़ा वाज़ेह अंदाज में उड़ता हुआ नजर आ रहा। अब देखना सिर्फ यह है कि इन जजेस पर कितना दबाव है, कि इस खत में लिखा कि अगर उन पर दबाव हुआ ना हुआ अगर, तो फिर आप इंसाफ के तकाजों में इंशाल्लाह ये बरी हो जाएंगे। अगला अहम मामला जो अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी से मुलाकात है, उस पर लोग शदीद नाराज हैं, कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी, इनका जवाब तो यह है कि जी मोहसिन नकवी घर आया, घर चल के आए, इज्जत दी, हमारी रिवायत है। ठीक है, आपकी रिवायत है, मान लेते हैं, आगे चलें। अली अमीन गंडापुर साहब सेक्रेटरी दाखिला को भी मिलवा सकता था। मुलाकात देखें, ये वो मोहसिन नकवी वो शख्स है, नून लीग के लोग, अभी जावेद लतीफ ने इल्जाम लगाया कि 9 मई का मरकजी किरदार ये 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उठा, इन्हीं रिवायात को KP से लेकर खैबर चित्राल, पंजाब, लाहौर, कराची, हर जगह कुचला गया। और मोहसिन नकवी सबसे बड़ा किरदार, खान के घर पर हमले इसने करवाए, तहरीक इंसाफ के लोगों पर 100 से ज्यादा केस इसने बनाए, खान की इज्जत, बुशरा बीबी के वॉशरूम में इसने कैमरे लगवाए। अब मोहसिन नकवी का किरदार सबके सामने, उसे आप जफियां डाल रहे हैं, हंस के मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर ये जो लोग मजालिम की चक्की सह कर आए हैं, ये खुश नहीं होंगे, अवाम खुश
خوش نہیں ہوگے آپ جو مرضی کر لیں, آپ اپنی روایات اپنی جگہ رکھیں. وزیر اعلیٰ کی مجبوریاں ہیں تو دیکھیں اس طرح تو خان بھی کہہ سکتے ہیں مجبوریاں ہیں, ہاتھ ملا لیں پیپلز پارٹی سے, حکومت بنا لیں. خان نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا, وہ جیل میں ابھی بھی بیٹھا ہو, اس کی مجبوری, اس کی بہنیں وہاں اکیلی کھڑی رہتی ہیں, جو گھروں سے لوگ نکلتے ہی نہیں 2434 ٹکٹ کے لیے پاگل ہوئے ہوئے تو اس وقت ان کی بھی پھر مجبوریاں, ججز کی بھی مجبوریاں, سب کی مجبوریاں. تو اس وقت باقاعدہ طور پر آپ لوگ سرنڈر کر دیں یا تو علی امین گنڈا پور صاحب مفاہمت کریں, جان چھڑائیں. عوام کو کس اذیت میں آپ نے ڈالا ہوا, صوبے میں آپ کے امن و امان ہو, سیکورٹی کی صورتحال ہو, چینی شہریوں کی ہلاکت پر آپ نے مل لینا ہے, یہ سارے معاملات ہیں. لیکن فون آیا, آپ نے ملاقات کر لی, لیکن ان معاملات کی وجہ سے عوام آپ سے دور ہو جائے گی. یہ عوام کو مار مار کے انہوں نے آپ نے دور کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوئے, لیکن اس طرح کی حرکتوں سے یہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. پھر لوگ آپ کو رانگ نمبر بھی کہیں گے. دیکھیں 9 مئی کی خواتین کی کل گرفتاریاں ہوئی, 4 خواتین کو لاہور سے ضمانت ملی, انہیں دوبارہ جھوٹے کیس میں گرفتار. پنڈی میں جو رہائی ہوئی وہ سارے گرفتار. یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اکلوتے کام کرنے والے, معصوم بچوں کی ان کی ویڈیوز دیکھیں, بچیاں رو رو کے اپنے باپ کو چھڑوانے کی بات کر رہی ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر کی جیلیں, یہ کوئی فلسطین یا ہندوستان نہیں کہ انہیں برا ہو گئی. اب ان لوگوں کو اتنا احساس اگر نہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ گلے مل کے جفیاں ڈال رہے ہیں تو لوگ تو نہیں پسند کریں گے. اب جو تحریک انصاف چھوڑ کر گئے, خان کو چھوڑ کر گئے, دیکھیں بہت سے لوگ ایسے انہوں نے ایک لفظ بھی خان کے خلاف نہیں کہا. شیخ رشید اس سب سے بڑی مثال ہے, آپ نے اس کی سیاست ختم کر دی بالکل. دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں جو خان پر بدزبانی کرتے رہے, بد کلامی کرتے رہے, رجیم چینج میں پوری حکومت گرانے میں شامل. ابھی جب رجیم چینج آپریشن تھا اس دوران جو لوگ لوٹے ہوئے, اس میں ایک شخص پی 93 کا ابھی ضمنی ٹکٹ لے گیا, ڈاکٹر محمد افضل. یہ وہ شخص تھا جو کہہ رہا ہے عمران خان میرے سے آ کے معافی مانگے تو پھر میں آ جاؤں گا تیرے. او بھائی تم ہے کون, تمہاری اوقات کیا ہے؟ آج اس شخص کو ٹکٹ کس نے دیا؟ پنجاب کے صدر تو حماد اظہر ہے, اس سے پوچھنا چاہیے. الیکشن میں بھی آپ نے اس طرح کی 2 چیز ہوئی گڑبڑے, لیکن تحریک انصاف کے لوگ شدید ناراض. انہوں نے دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے واردات ایسی کی, انہیں آپ 100 میں سے 100 نمبر دیں. انہوں نے تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو جو عوامی سیاست میں جو لوگوں کو جانتے تھے, گھاگ سیاستدان, تجربہ کار, ان کی وارداتوں کو جانتے تھے, انہیں آپ بزدل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن یہ چیز واضح ہوئی کہ وہ لوگ کمپرومائز ہوئے, ڈرے, دباؤ میں آئے. جس طرح آج ججز کے بیانات آئے ہیں, وہ لوگ ٹوٹے, اس وجہ سے ٹوٹے. وہ واردات آپ نے دیکھ لی. یہ وہ سیاستدان تھے بہرحال جن کے ساتھ عوام جڑی ہوئی. انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں نکالا, اسد عمر, فواد چودھری, شیخ رشید, یہ سارے لسٹ ایک پوری 48 لوگ توڑے. اس میں ضرور کچھ رانگ نمبر انسٹال تھے, لیکن زیادہ تر لوگ عوامی سیاست کو سمجھتے تھے. پھر انہوں نے تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کے 3 بندوں کو, خان کو, پرویز الہی کو, شاہ محمود کو, ان کو قید میں ڈال دیا. اب تحریک انصاف کے پاس قیادت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا, کیونکہ جن لوگوں کو لیدا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے علاوہ ملکی سیاست کو بھی سمجھتے تھے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, نہ میں ان کے حق میں جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے, لیکن لیڈرشپ کے خلا کو انہوں نے پر کیا تھا. اب جو سامنے آئے پر کرنے, ان پہ تنقید ایسی ہوئی, ماحول ایسے ہوا, وہ پیچھے ہٹ گئی. حالانکہ عام طور پر ان حالات میں نئی لیڈرشپ سامنے آئی, وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. سلمان اکرم راجہ آیا, صدام ترین آیا, جنید اکبر آیا, شیر افضل آیا, یہ بہت سارے لوگ سامنے آئے. لیکن ان لوگوں پر ایسی تنقید کے انہوں نے گیم بنائی کہ وہ یا تو سائیڈ پہ ہو گئے, چلے اچھا کیا برا کیا, سائیڈ پہ ہوں نہ ہوں ان کی مرضی. یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جانے اور عوام جانے. لیکن پنجاب میں اب کون سا وکیل آ کے لیڈ کرے گا؟ حامد خان صاحب کریں گے, سلمان اکرم راجہ کریں گے, لطیف کھوسا کریں گے, بیرسٹر حماد اظہر کریں گے. کون آ کے سامنے کرے گا؟ پنجوتا بھائی کریں گے یا صدام ترین جو ہے, جو اس نے ابھی ٹویٹ کی کہ پارٹی لیڈرشپ کھل کے نہیں آ سکتے, میرے حوالے کریں. تو اس طرح کے یہاں پہ لوگ سامنے آئیں گے. دیکھیں اس طرح جو حالات پاکستان کے وہ آپ کے سامنے, معاف کیجیے گا, مضبوط اور طاقتور لوگ جو ججز جنہیں ہم سمجھتے تھے وہ اب محفوظ نہیں ہے, عدلیہ محفوظ نہیں ہے. اب پاکستان کے آئین میں یا تو بنیادی حقوق ختم کر دیں, بالکل جنگل کا قانون لگا دیں, پھر یہ لوگ گلا شکوہ چھوڑ دیں گے کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. ویسے بھی اکانومی کے حالات, آج بلومبرگ کی صرف رپورٹ آپ پڑھ لیں, آپ کے پیروں تلے زمین نکلے, کہاں وہ ابھرتی ہوئی معیشت اور کہاں تنزلی کا شکار. بدحالی میں وہاں پہنچ چکے ہیں کہ آگے کھائی ہے, پیچھے کہتے ہیں وہ بڑا گڑا ہے, سمجھ نہیں آتی ادھر گریں یا ادھر گریں. تو ان حالات میں اب تحریک انصاف کی قیادت کے پاس بڑے اہم سوالات ہیں. ایسے لوگوں کو سامنے آنا ہوگا جو واقعی مضبوط ہیں. آج بڑا سخت قسم کا پروگرام کرنا ہے میں نے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ. آپ کے کامنٹ سامنے رکھے, وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت, اللہ حافظ.